नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज हम चर्चा करेंगे देश की नहीं बल्कि विदेशों में चल रही राजनीतिक चीजों को लेकर, जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स को लेकर या फिर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर। अगर बात अब विदेश की गई है तो आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस सीज फायर का क्रेडिट लेने कई लोग लाइनों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बात सबसे पहले अमेरिका की कर लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इस सीज फायर का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जबकि दोनों का ही योगदान बराबर बताया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा विशेषज्ञों का दावा है कि अगर इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर हुआ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों के योगदान से हुआ है। और इसमें कई और देश भी शामिल हैं, जिसमें कतर का नाम भी है और मिस्र का नाम भी है और इजराइल की टीम का नाम भी शामिल है। देखिए, करीबन 1 साल से ज्यादा की अवधि तक चले इस युद्ध में ना जाने कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों को गाजा ने बंधक बनाकर रखा हुआ है और ना जाने कितने ही फिलिस्तीनियों को इजराइल ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। और इसमें आपको सबसे नई बात बता दें कि चरणबद्ध तरीके से जो सीज फायर है ये लागू होगा, यानी कि अब इसमें एक सवाल सभी के मन में ये उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इतने शक्तिशाली हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही जस्टिन ट्रूडो, जो कि अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं कनाडा के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से एलन मस्क चलाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। और जैसे ही जब इलेक्शन हुआ था तो एलन मस्क ने साफ कर दिया था कि जस्टिन ट्रूडो तुम्हारे बस की नहीं है, यानी कि खूब खींचातानी जस्टिन ट्रूडो को लेकर हुई थी। और देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और जैसे हमने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई बहुत शक्तिशाली है, कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, पनामा को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ये तमाम चीज आपने पहले सुनी होंगी। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि मागा का पूरा टाइटल लेकर वो फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इतना कुछ हो जाना, सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर जाना, वहां तख्ता पलट हो जाना, जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा दे देना, और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाएंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर आप एक्सपर्ट देख सकते हैं, काफी खींचातानी होती है। लेकिन अब सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या वाकई ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हो रहा है या फिर ये पहले से तय था। जिस तरीके से जो बाइडेन भी अपना क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना जाने 6 महीने से ज्यादा की अवधि हो गई है, हम समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे थे, बात कराने की कोशिश कर रहे थे कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम हो जाए, और वो घड़ी आ गई है। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम अब हो गया है। अब लोगों के मन में और भी मंशाएं उठने लगी हैं कि क्या रशिया यूक्रेन जो वॉर है क्या वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हमास और गाजा का जो युद्ध है ये रुक चुका है तो तमाम उम्मीदें जो जनता है वो अपने मन में ला चुकी है। लेकिन सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर खड़ा हो रहा है, क्यों इतना शक्तिशाली उनका प्रदर्शन पहले भी रहा है और आने से पहले भी उन्होंने कई सारी चुनौतियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रशासन तो युद्ध चाहता ही नहीं है। तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उनके छवि को लेकर, और हमास गाजा और इजराइल में ये सीज फायर हो चुका है, इसको लेकर करेंगे अपने डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी के साथ। इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगी और दर्शकों को आप बताइए कि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से लागू होगा, क्या कुछ होगा, तमाम बातें। जी बिल्कुल मानसी, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी, अगर आप इसको कह सकते हैं, पिछली एक इतनी बड़ी जंग थी जिसमें करीब 50,000 के करीब लोग इसमें चले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी हैं, गाजा के लोग हैं, जो 46,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। उस जंग का अंजाम जो है वो, जैसे कहा जाता है कि कोई भी जंग जीत नहीं दिलाती, हमेशा उसको रोकना पड़ता है और कोई भी जीतता नहीं है। इस जंग का अंजाम भी यही हुआ है, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, और सिर्फ हारा है कोई तो इंसानियत हारी है, मानवता हारी है। वो 46 से 50,000 लोग जिनकी जान चली गई है वो हार गए हैं। लेकिन इस जंग का अगर आप कहें अंजाम के तौर पे, तो सबसे बड़ा ये एक तरीके की ऐसी जंग थी जिसमें एक बहुत बड़ा राष्ट्र, दुनिया की सुपर पावर जो है वो एक संगठन के साथ लड़ रहा था, जो हमास है।
और 15 महीने बाद भी अभी भी हमें शांति समझौता या एक शांति मुआहदे पर बैठकर दस्तखत करने अगर पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में अब कोई किसी को ना हरा सकता है, ना कोई जीत सकता है। अगर मैं समझौते की बात करूं तो समझौता 3 फेज में होगा, 3 फेज में इस पर अमल किया जाएगा। पहला फेज जो होगा उसमें हमास जो है वो इस्राएली बंधकों को छोड़ेगा। 19 जनवरी संडे से आने वाला जो रविवार है, 19 जनवरी से इस समझौते पर अमल दरामद होगा। और समझौते की अहमियत इतनी बड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कतर के शेख अब्दुल रहमान बिन सानी ने, और उधर अमेरिका से जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं अभी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन जो बाइडेन भी ये चाहते थे कि उनके रहते हुए समझौता हो जाए, तो बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कमला हैरिस मौजूद रही। तो इतना बड़ा एक समझौता हो जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि समझौता हुआ है, लेकिन 50,000 के करीब जाने चली गई हैं। अगर ये लड़ाई उस वक्त रुक जाती, उस वक्त ये समझौता हो जाता, तो हम 50,000 लोगों को बचा सकते थे। ठीक है, आपने सारी बातें बताई सर। जैसे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने लिया, तो कहीं ना कहीं दोनों में होड़ बच चुके हैं कि ज्यादा क्रेडिट किसे दिया जाए। क्या ऐसी चीजें स्वाभाविक है अब होना कि जो बाइडेन एक तरफ कहते हैं कि हमने जून 2024 से शुरू करा दिया था, वहीं डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि हमारा प्रशासन तो चाहता ही शांति है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं इस्राइल जो है वो पूरे का पूरा अमेरिका पे डिपेंड करता है। अमेरिका का कोई भी सरकार हो वो इस्राइल को पूरा समर्थन करती है, और वहां पर लड़ाई में जो अत्याधुनिक हथियार थे वो सब अमेरिका के हथियार थे। अमेरिका के पूरा सिस्टम अमेरिका का वहां पर काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस लड़ाई में फंस चुका था, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था राष्ट्रपति बनते ही कि अमेरिका किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होगा, बाहरी लड़ाई में, क्योंकि उधर यूक्रेन में अमेरिका एक तरह से वहां पर भी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और आपने देखा होगा अफगानिस्तान से भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी, वापस आना पड़ा था। तो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते यही कहा था कि हम अमेरिकी फर्स्ट, हम सिर्फ अमेरिकियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की किसी भी लड़ाई में हम सीधे शामिल नहीं होंगे। हाँ, जो बाइडेन की ये कह सकते हैं कि समझौता ऐसा नहीं कि ये एक दिन में हो गया। इसकी कोशिशें जो हैं वो मई 2024 से लगातार जारी थी, और उन्हीं शर्तों के साथ ये समझौता हुआ है। तो इसमें मुझे ज्यादा जो क्रेडिट अगर दिखाया जाए बनता है तो वो जो बाइडेन का बनता है। वो लगातार 7 से 8 महीने से इस समझौते को लेकर कोशिश कर रहे थे। कई बार अमेरिकी एम्बेसडर, अमेरिकी सफीर जो है वो नेतन्याहू से मिले, कतर में गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को इसका क्रेडिट जाता है, जो बाइडेन की कोशिशें भी बहुत ज्यादा थी, और अल्टीमेटली ये एक मुआहदा होगा। ठीक है। सर, डोनाल्ड ट्रंप की छवि को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो का एकदम से इस्तीफा दे देना। हालांकि पहले से एलन मस्क ने घोषणा कर दी थी कि आपसे भैया नहीं हो पाएगा, जस्टिन ट्रूडो चले गए हैं। उन्होंने अब ये युद्ध विराम भी रुकवा दिया है। तो कितनी, क्या वाकई में जो सवाल उठते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो वाकई बहुत शक्तिशाली है, क्या उसका असर थोड़ा बहुत है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप देखिए अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति बने हैं कि बिल्कुल उन्होंने इतिहास बनाया है। लेकिन अगर इस जंग की बात करें तो इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप का रोल उतना नहीं है, क्योंकि अगर आप सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को देना चाहते हैं तो वो कतर है। कतर एक छोटा सा देश है, उसमें ही बैठ के सारे जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो डायलॉग्स हुए हैं, वो सारे के सारे कतर में हुए हैं। और कल भी कतर के जो शेख हैं उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस समझौते का ऐलान किया है। तो कतर एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसने पूरी दुनिया में अपनी जो अहमियत है उसको दिखाया है। अमेरिका के जो लोग इस समझौते में शामिल थे, हमास के जो लोग इस समझौते में शामिल थे, वो सब के सब कतर में ही बैठकर समझौता कर रहे थे। तो कतर का बहुत बड़ा रोल है। बाकी अभी ये इतना आसान भी नहीं है इसमें कि सीज फायर हो गया है। अभी बहुत सारे कठिन मरहले इसमें आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी पहले फेज में जो हमास ने बंधक बनाए हैं उनको 34 बंधकों को रिहा किया जाएगा। उसके बाद जो फिलिस्तीनी बंधक है उनको रिहा किया जाएगा। उसके बाद इजरायली सेना जो है वहां पर गाजा में वो वापस आएगी। एक बफर जोन बनाया जाएगा, 800 मीटर का एक बफर जोन होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इतना आसान भी नहीं है। अभी सिर्फ समझौता हुआ है, समझौते पर अमल नहीं हुआ है। ठीक है सर, उम्मीदों की लाइन भी लग चुकी है। रशिया यूक्रेन की तरफ भी अब जनता की निगाहें हैं कि अगर ये रुक सकता है तो रशिया यूक्रेन को तो एक बहुत लंबा अरसा हो गया है युद्ध करते हुए। क्या उस पर भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए उम्मीदों पर दुनिया कायम है, लेकिन देखिए वहां जो लड़ाई है वो दो देशों के साथ है, दो संप्रभु राष्ट्र वहां पर लड़ रहे हैं। रूस है, यूक्रेन है।
यहाँ लड़ाई जो थी, एक तरफ इजराइल था, एक तरफ हमास थी, जो एक संगठन है सिर्फ, वो कोई संप्रभु या कोई राष्ट्र नहीं है हमास, या कोई सैन्य शक्ति उसके पास नहीं है। हाँ, उसके पास अपने जो कमांडोज हैं, अपने जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप देखिए 7 अक्टूबर का वो दिन किस तरह से उन्होंने हमला किया था, कितनी प्लानिंग के तहत उन्होंने सब चीजें की थी। तो इसराइल सख्ते में आ गया था उस हमले से। तो हमास जो है बाकायदा, वो भले ही उसके कई सारे उसके बड़े नेता जो हैं वो इस लड़ाई में शहीद हो गए हों, लेकिन वो अपने आप को बहुत मजबूती के साथ, अभी भी वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता है। इसराइल के साथ 15 महीने लड़ना ये बहुत बड़ी बात है हमास के लिए, और दुनिया ने देखा है कि अभी हमास खत्म नहीं हुआ है, हिजबुल्ला खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और फिर भी हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। समझौता जो है, शांति की बहुत बड़ी जरूरत थी और वो हो गया। ठीक, आखिरी सवाल सर, भारत के लिए भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो भारत ने गाजा को आतंकी जो समूह है वो घोषित नहीं किया था, लेकिन अब भारत ने भी सीज फायर का स्वागत किया है, क्या कुछ मायने हैं? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है वो पहले से ही फ्री फिलिस्तीन की रही है हमेशा से, और भारत जो है वो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक है, वही विदेश नीति है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस मध्य पूर्व में शांति आती है, खाड़ी जो देश हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर जो तेल है वो सप्लाई खाड़ी देशों से होती है, तो इसलिए भी भारत के लिए बहुत अहम है ये समझौता, ये शांति, क्योंकि भारत की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, और भारत के लिए ये सब जो देश हैं ये भारत के पुराने सहयोगी भी हैं। चाहे आप यूएई को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, तो खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे भारतीय खाड़ी देशों में रह के नौकरी करते हैं। तो शांति में सबका भला होता है और लड़ाई में किसी का भला नहीं होता है, ये इस लड़ाई से भी साबित हो गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।